दोस्तों सोचो, अगर आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां वायरस को पहले 6 साल हो चुके हो और आपने सिर्फ एक ही कानून सीखा हो, ट्रस्ट नो वन। क्या आप बका सर्वाइवल की इस कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं जो जिम और इसकी बहन ने अदा की? क्योंकि इस घर को वो अपना सेव हेवन समझते थे। वो बाहर से शांत था लेकिन अंदर से रहस्यों और खौफ का घर बन चुका था। हम सब ने कभी ना कभी अपने ग्रीफ और सीक्रेट्स को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन जिम का राज सिर्फ एक बचपन नहीं था। जब वो पहले कपल को एक टॉय गन दिखा रहा था, उस वक्त हमें ये विस्पर महसूस करनी चाहिए थी कि ये बंदूक नहीं बल्कि एक लेगेसी थी जिसे जिम ने अपने वालिद से विरसे में पाया था। सर्वाइवल का नहीं बल्कि एक खतरनाक इम्तिहान का। और ये कहानी उस कार्मिक कल्यूजन के बारे में है जो तब होता है जब आपका सबसे बड़ा सीक्रेट दरवाजे पर ही दस्तक देता है। वो बच्चे खेल में मगन थे, लेकिन ये खेल आम नहीं था। ये हर सुबह इनकी बका का आखिरी मुआयना था। इन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि शीशे की खिड़की के बाहर जो अजीब सी परछाइयां तेजी से गुजर रही थी वो सिर्फ साए नहीं थे, वो एक खतरनाक हकीकत का हिस्सा थे। ये वो दुनिया थी जो ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। फिर वो पहला खतरा आया। एक प्रेमी जोड़ा गाड़ी लेकर बंगले के बाहर आया। जिम एक खिलौना बंदूक लेकर बाहर आया और अजनबी जिसका नाम जैक था ने सीधा पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जिम की खामोशी इस सवाल का बेजवाब रहना ही सबसे बड़ा साइन था। इसी रात जिम ने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। जैक को ये हैरत हुई होगी कि ये बच्चे इतने तनहा कैसे हैं, लेकिन इसे ये एहसास नहीं था कि खतरा घर के अंदर नहीं बल्कि इन दो बच्चों के राज में छुपा था। बाहर बच्चों जैसे ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। तारीकी कमरे में वजनी हो चुकी थी, जैसे कोई मौजूदगी घात लगाए बैठी हो। ये खामोशी खौफनाक थी। वो जंगल सुन रहा था। अगली सुबह जिम जब अपनी बंदूक की गोलियां चेक कर रहा था तो वो खतरनाक हकीकत सामने आई। वो खिलौना नहीं थी बाहर खेल में, मगर इन दोनों को जैक दोबारा मिल गया। लेकिन इस बार इसका रवैया कहीं ज्यादा सख्त था। जब जिम ने झूठ बोला कि माँ बाप टाउन में हैं, तो जैक ने बंगले के अंदर भरा हुआ राशन और चालू फ्रिज देखा। लालच जीत गई और उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। जैक ने गाड़ी छिपाई। वो किसी के पीछा करने से डर रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो तकदीर के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन उसी रात जिम को किस बात का डर था? क्या वो भाई के ज़ॉम्बी से डरा था या इस खतरे से जो इसके अंदर सो रहा था? रात के सन्नाटे में जिम ने चुपके से जैक और इसके प्रेमी की बातचीत सुनी। उन्हें यह जगह बहुत पसंद आ गई थी। हिफाजत के लिहाज से ये इनके लिए जन्नत थी। लेकिन जिम ने फौरन अपनी छोटी बहन को लेकर महफूज कमरे में छुपा दिया। यही वो आदत थी जिसने इन्हें अब तक जिंदा रखा था। वो जानता था कि सुकून सिर्फ दिखावा है। अगली सुबह जैक ने तो जैसे इस जगह को अपना घर ही मान लिया था। वो नाश्ता तैयार करके बैठा था, बाहर से शांत दिखने वाला जिम तभी एक अजीब बात पूछता है। जो ही रात का अंधेरा छाने लगा, जिम ने अचानक एक सवाल पूछा, क्या वक्त आ गया है? ये सवाल दोस्तों आम नहीं था। ये एक दाखिली घड़ी का सिग्नल था। जिम का पालतू कुत्ता उसके पास आया, इसे सूंघा और धीरे से सर हिला दिया। वो कुत्ता कोई आम जानवर नहीं था। वो बदन से उठती खुशबू से जान जाता था कि जिम का जुनूनी मोड शुरू होने वाला है, क्रेजी मोड शुरू होने वाला है। जिम ने फौरन अपनी बहन को गोद में उठाकर महफूज कमरे में बंद कर दिया। नीचे मंजिल पर जो जोड़ा अभी भी बेफिक्री में था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा इनके सर पर मंडला रहा है। और वो खतरा कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि घर का मालिक था। लड़की बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उठती है। खिड़की के बाहर झुके खड़े ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो दहशत ज़दा हो गई। इसने फौरन लाइट बंद कर दी, लेकिन तभी पीछे से कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। जैक फौरन गड़बड़ समझ गया, पिस्तौल निकालकर अंदर आया और जो नजारा देखा इसने इसे हिला दिया। इसकी प्रेमी लहू लहान हालत में जमीन पर पड़ी थी। और दोस्तों वो जोड़ा इस कहानी से हमेशा के लिए गायब हो गया। ये एक ऐसा फेट था दोस्तों, इनकी हिफाजत का ठिकाना इनकी मौत का जिंदान बन गया। अगली सुबह जिम और इसकी बहन बाहर खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यकीनन ये कोई पहली बार नहीं था। इसी दौरान बर्फीले जंगल में एक लंबे बालों वाला आदमी धान चल रहा था। वो बर्फ पे बने पैरों के निशानों को फॉलो करता है और इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए वो बंगले तक पहुंच जाता है। तकदीर यानी डेस्टिनी उसे इस घर की तरफ खींच रही थी जहां उसकी बीवी की तलाश खत्म होनी थी। अचानक ये छोटी लड़की जो कि जिम की बहन है उसके सामने आ जाती है।
इससे पहले कि धान कुछ समझ पाता, इसकी गर्दन में तेज जलन होती है। ये कारनामा और कोई नहीं बल्कि जिम का था। इसने इसे बेहोशी की सुई मारकर ट्रंकुलाइज कर दिया था। बका के लिए वो हर हद पार कर चुके थे। जब दहान बेहोशी से जागा, जिम पहले ही उस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। पूछगिछ में पता चला कि दहान एक स्पेशल फोर्स का सैनिक है जो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए शुमाल की तरफ जा रहा है। जिम को यह आदमी कुछ अलग लगा, क्योंकि दहान ने खाना या दवाई नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ अपनी गन वापस चाहिए। जिम ने एक डील की, अगर दहान मदद करे और बंगले में फिर से बिजली चालू कर दे तो वो उसे गन वापस कर देगा। तब दहान ने देखा कि ये पूरा बंगला असल में एक ट्रेडमिल से बिजली पैदा करके चलाया जा सकता है। ये कितनी मेहनत और दीवानगी थी। दहान को हैरानगी हुई, लेकिन उसका मिशन साफ था। जिम ने पहली बार झूठ नहीं बोला। उसने दहान को बताया कि इसके वालिद एक वैज्ञानिक थे जो गायब हैं और इसकी माँ एक सिक्योरिटी एजेंट है जो मिशन पर गई है। वह जल्द लौटने वाली हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? तभी अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ोंबी नजर आया। दहान ने एक पल भी देर नहीं की, लोहे की राड उठाकर बाहर निकला और उसे खत्म कर डाला। लेकिन जब वो खून से लथपथ वापस लौटा तो जिम गुस्से से चिल्लाया, तुमने उसे क्यों मारा? ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ है, कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। दहान को डांट जरूर पड़ी, लेकिन इसके मन में इन बहन भाइयों के लिए और भी ज्यादा नरमी बढ़ गई। इसने खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़कर अपने पैरों से बिजली बनाने का फैसला किया। सारी रात वो मशीन घूमती रही और दहान से पसीने की बदबू आने लगी। जिम की बहन ने इसकी बदबू पर हंसते हुए एक मासूम सा तंज किया और दहान फौरन नहा लिया। फिर इस लड़की ने एक हेयर पिन इसे तोहफे में देकर इत्मीनान का एक और छोटा सा बीज बो दिया। दूसरी तरफ जिम सुबह होते ही बाहर निकल गया। वो और उसकी बहन रोज अपने इर्द गिर्द बिछाए हुए ट्रैप्स की जांच करते थे। यही इनकी हिफाजत की पहली लाइन थी। इस बार भी एक जिंदा उछलता कूदता ज़ोंबी फंस चुका था। इधर बंगले में दहान ने नाश्ता किया और फिर जिम की माँ के कमरे यानी वर्कशॉप में गया। टेबल पर कुछ तस्वीरें और एक कार की चाबी थी। वो फौरन गाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन वो खराब थी। तभी उसे एक कोने में बंद कमरा नजर आया। वो उसे खोलना चाहता था, लेकिन बाहर से लौटते हुए जिम ने तेजी से आवाज लगाई और दहान को कमरा खोलने से रोक दिया। एक दिन से ज्यादा साथ निभाने के बाद अब ये भाई बहन दहान पर भरोसा करने लगे थे। अब वो रात में महफूज कमरे में नहीं जाते थे। लेकिन जिम ने खुद को हथकड़ियां क्यों बांधी थी? ये एक ऐसा सवाल था जो आपके दिल में दहशत भर देगा। सुबह से ठीक पहले दहान को बाहर पैरों की आवाज से नींद खुली। जिम फिर से अपनी रोजमर्रा की गश्त पर था और वो उसी पुराने ट्रैप की तरफ गया जहाँ ज़ोंबी फंसा हुआ था। दहान भी वहीं पहुंच गया और उसे लगा कि ट्रैप में फंसा हुआ ज़ोंबी शायद जिम की माँ है और वो इसे आजादी मुक्ति देने ही वाला था कि जिम ने फिर से बंदूक तान दी। वही दहान चुपके से उस रूम में चला गया जहाँ उसने खुरचे हुए नाखूनों के निशान देखे। वो समझ गया कि ये कोई टूल रूम नहीं बल्कि एक कैद खाना था। यहीं पर जिम को उसके जुनूनी मोड में यानी क्रेजी मोड के दौरान बंदी बनाकर रखा जाता था। अब दहान को अपने शक और भी पक्के लगने लग गए थे। इस दौरान बाहर से इंजन की आवाज सुनाई दी। कुछ नए सर्वाइवर्स आ पहुंचे थे, लेकिन इनके इरादे अच्छे नहीं थे। हथियार लिए हुए वो बंगले के चारों तरफ तांग झांक कर रहे थे। ये वही डाकू थे जो जैक का पीछा कर रहे थे। दहान के पास कोई हथियार नहीं था, वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी जिम की बहन ने हाथ हिलाकर इशारा किया जैसे ही लुटेरे इस तरफ बढ़े। दहान ने अचानक हरकत की और एक लुटेरे को हमला करके खत्म कर दिया। जिम ने दूर से ये सब देखा और राहत की सांस ली। बाकी डाकू ये सब देख कर वापस लौट गए कि खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हैं। इस वाक्य के बाद जिम को दहान पर पूरा भरोसा हो गया और इसने खुद ही इसका हथियार वापस लौटा दिया। दहान को लगा अब इस कैद जाने का वक्त आ गया है। लेकिन रात में सपने में उसे फिर से अपनी पत्नी की पुकार सुनाई दी। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्या एक फौजी की वफादारी अपने मिशन को छोड़कर इन दो बच्चों की हिफाजत के लिए बदल जाएगी? सुबह उठते ही दहान एक और बड़ा फैसला कर लेता है। वो इन दो भाई बहनों को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी की तलाश पर निकलेगा। इससे इसका सपना भी पूरा हो जाएगा और ये बच्चे भी महफूज रहेंगे। लेकिन जिम ने तो सीधा इनकार कर दिया। वो अपनी माँ के लौटने का इंतजार करेगा। तभी बाहर से तेज शोर शराबा सुनाई दिया। वही डाकू इस बार और भी लोगों को लेकर लौट आए थे और उन्होंने बाहर घेर रहे जिम की बहन को पकड़ लिया। दोनों तरफ बंदूकें तनी हुई थी और टकराव बस शुरू होने ही वाला था। तभी कुछ दूरी पर गोलियों की आवाज की गूंज सुनाई दी और दो लुटेरे वहीं ढेर हो गए। गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि जिम की माँ थी, एक सिक्योरिटी एजेंट। दहान फौरन दौड़कर बहन को छुड़ा लिया, लेकिन इसी दौरान इसके सीने में गोली लगी और वो बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये एक ऐसा मंजर था जहाँ तमाम रिश्तों का लेगेसी ट्रांसफर मुमकिन होता है। जिम की माँ अपने खानदान की हिफाजत के लिए वापस आई, लेकिन दहान ने अपनी जान खतरे में डालकर इनकी
इसकी मदद की, एक कुर्बानी जो शायद इसे ले डूबेगी। कुछ वक्त बीत गया लेकिन फिर अदान जाग गया। इसके सीने की चोट अब ठीक हो चुकी थी लेकिन इसके जिस्म पर एक रस्सी बंधी हुई थी। लीना ने इसे सब कुछ बताया। कॉमन इन्फेक्टेड अपना मेंटल बैलेंस खो बैठते हैं, यानी आम किस्म के इन्फेक्टेड ज़ोंबीज अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक स्पेशल किस्म के इन्फेक्टेड भी होते हैं जिनका दिमाग पूरी तरह नॉर्मल रहता है मगर इन्हें ताकत ज़ोंबियों वाली मिल जाती है। वो हर बीमारी और चोट को तेजी से ठीक कर सकते हैं लेकिन इनकी एक कमजोरी भी होती है। गहरी चोट लगने या समय गुजरने पर वो एक क्रेजी मोड में चले जाते हैं जहाँ वो आम ज़ोंबीज जैसे हो जाते हैं। दान ये सुनकर हैरान रह गया, क्या वो खुद भी ऐसा ही कोई खसूसी ज़ोंबी है? लीना ने कहा हाँ, वरना जिस दिन तुम्हें गोली लगी थी तुम्हें उसी वक्त मर जाना चाहिए था, ना कि थोड़ी देर के लिए पागल बनकर फिर अगले दिन ठीक हो जाना। और फिर सबसे बड़ा खुलासा हुआ, लड़का जिम भी इसी की तरह एक स्पेशल इन्फेक्टेड था, एक स्पेशल ज़ोंबी। इस रात जिस जोड़े को मारा गया था इन्हें जिम ने ही अपने क्रेजी मोड में मारा था। अब समझ आया क्यों हर रात सोने से पहले जिम खुद को हथकड़ियों में बांध लेता था और उसका डॉग वो जिम के जुनूनी होने का इशारा देता था। अब लीना दान को अपने खानदान की पूरी कहानी बताती है, पूरी हिस्ट्री समझाती है। जिम को पैदाइशी दिल की बीमारी थी और इसके बायो वैज्ञानिक वालिद ने इसे जिंदा रखने के लिए ज़ोंबी वायरस इंजेक्ट कर दिया था। जिम का बच जाना एक अजीब कोइंसिडेंस था लेकिन जब जिम पहली बार क्रेजी मोड में गया तो इसने अपने वालिद को काट लिया। वो धीरे धीरे एक साधारण ज़ोंबी में, नॉर्मल ज़ोंबी में बदल गए। आखिरकार लीना को खुद अपने पति को मारना पड़ा। इस खौफनाक कहानी में दोस्तों सबसे बड़ा सच ये था, बाज़-औक़ात अपने प्यारों को बचाने के लिए आपको सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। धीरे धीरे लीना का खानदान भी अदान पर भरोसा करने लगा लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जिम का कुत्ता फिर से भौंकने लगा और लीना ने जिम को कमरे में बंद कर दिया। अंदर से खौफनाक चीखों की आवाजें आने लगी और लीना दरवाजे के बाहर बेबसी से बैठी रही। यही वाहिद रास्ता था। अदान खामोशी से आया और कहा अब मैं पहरा देता हूँ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बाहर खेलते खेलते अचानक जिम की बहन बेहोश होकर गिर जाएगी। लीना फौरन समझ गई इसकी दिल की बीमारी फिर से उभर आई है, इनके पास कोई इलाज नहीं था। दान ने सुझाव दिया कि इसे भी जिम की तरह वायरस से इन्फेक्ट किया जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन लीना ने इनकार कर दिया। जिम का बच जाना 1 लाख में एक था। लीना, जिम और दान तीनों ने मिलकर इस मासूम बहन की अंतिम यात्रा में साथ दिया। इस खामोशी में इतना दर्द था कि इन लोगों के लिए उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद ईदान के जाने का वक्त आ गया। भले ही जिम और लीना ने उसे रुक जाने की गुहार लगाई लेकिन ईदान अपने फैसले पर अटल था। वो अब अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़ा था। घर में एक ही झटके में 2 लोगों की कमी हो गई और वहाँ सिर्फ सूनापन फैल गया। इधर पास के जंगल में सफेद दाढ़ी वाले शख्स के आदमियों ने जैक की छुपाई गई गाड़ी को खोज निकाला। वाकई में दुर्घटना ही कहानी बनती है। वो जोड़ा जो पहले बंगले में काबिज था वही सफेद दाढ़ी वाले शख्स की बेटी को भगाने वाले लोग थे और प्रेमी लड़की ही सफेद दाढ़ी वाले शख्स की बेटी थी। और अब छुपी हुई गाड़ी की लोकेशन के सबसे ज्यादा नजदीक सिर्फ लीना का बंगला था। सफेद दाढ़ी वाला शख्स फिर से वहाँ छानबीन करने का फैसला करता है। ये तकदीर का खेल था जो अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा था। इसी समय बर्फ में सो रहे धान को किसी के तेजी से भागने की आवाज आती है। वो नींद से जागता है और बर्फ में कई पैरों के निशान बिखरे थे और गाड़ी के टायरों के निशान सीधा लीना के घर की जानिब जा रहे थे। धान के मन में जबरदस्त बेचैनी भर जाती है। वो तेजी से इसी रास्ते पर दौड़ता है। दूर से इसे दिखता है कि लीना का बंगला अब पूरी तरह से मलेशिया के कब्जे में है। सफेद दाढ़ी वाला आदमी लीना पर अपनी बेटी की जानकारी छुपाने का इल्जाम लगा रहा था क्योंकि इसके आदमियों को इसकी बेटी की एक छोटी सी चीज वहीं पर ही मिली थी। अब लीना के पास कोई सफाई नहीं बची थी। धान चुपचाप बंगले का हिफाजती घेराव पार करता है और किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। वो किचन में छुपे हुए जिम को ढूंढ निकालता है और दुश्मनों की तादाद जानने के बाद फौरन हथियार निकालता है। अंधेरे में घूमता धान एक मौत का देवता बन चुका था। वो एक एक करके हर कोने में तैनात मलेशिया के सैनिकों को खामोशी से खत्म करता गया। लेकिन जब वो हाल तक पहुंचा तो वहां पर कई बंदूकें इसकी खोपड़ी पर तनी हुई थी। लेकिन अदान का अगला कदम सभी को हैरान कर ही देता है। उसने अचानक खुद के गले पर ही चाकू चला दिया। पास खड़े लोग हैरत से पथरा गए। सिर्फ लीना ही समझ पाई कि धान ने ऐसा क्यों किया है। खुद को गहरा जख्म देकर धान ने जानबूझकर क्रेजी मोड को चालू कर दिया था। पागलपन की वो धाड़ खौफनाक थी। लीना जो अब आजाद थी जिम को लेकर चुपचाप हाल से बाहर निकल गई। धान के जुनून ने आसपास के सभी ज़ोंबीज को भी अपनी तरफ खींच लिया जिससे सफेद दाढ़ी वाले ग्रोह की तबाही शुरू हो गई। इस बार लीना ने जिम को पहले से
बांध कर नहीं रखा था। इसे अपने बेटे को लेकर बंगले से भागना पड़ा, जो अब एक जलता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। जब अगली सुबह दान की नींद खुली, बंगला पूरी तरह से तबाही का शिकार हो चुका था। टेबल पर उसे लीना का छोड़ा हुआ एक पत्थर मिला, जिसपे लिपटे खत में लिखा था कि माँ बेटा अब गाड़ी से शुमाल नॉर्थ की तरफ निकल चुके हैं। अगर किस्मत ने चाहा तो कभी भी मुलाकात हो सकती है। दान मुस्कुराते हुए घर से सिर्फ जिम की बहन की गुड़िया उठाता है और उसे पीठ पर लाद कर वो भी शुमाल की तरफ निकल पड़ता है। और दोस्तों, फिल्म की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक हॉरर नहीं थी, बल्कि कुर्बानी और बका की एक ऐसी दास्तान थी जहाँ हीरो को खुद ही राक्षस बनना पड़ा। स्पेशली इन्फेक्टेड जो लोग तकरीबन इमोर्टल होते हैं ने हमें ये सिखाया कि बाज़-औक़ात इंतकाम नहीं, बल्कि मोहब्बत और वफादारी ही जिंदगी का वाहिद मकसद होती है।